नमस्कार दोस्तों। तो आज बात करने वाले हैं ग्रेट डिप्रेशन 1929 की। ये यूएस में आया था और ये करीबन एक डेकेड 10 साल तक रहा था। ये एक वर्स्ट था इकोनॉमिक्स क्राइसिस यूएसए के अंदर पूरी हिस्ट्री में। अगर हम देखें, देखिए कैसे ये स्टार्ट हुआ। देखिए 1920 के अंदर लोग शेयर्स बाय करते थे बहुत जल्दी रिच होने के लिए, चाहे उनको पैसा बोरो ही करना पड़े बैंक से, लेकिन उन्हें लगता था शेयर खरीदेंगे तो हम जल्दी रिच हो जाएंगे। बात करते हैं अक्टूबर 1929 की, जब शेयर मार्केट के अंदर क्रैश आ गया। और ये कारण बना, जैसे ही क्रैश आया लोगों के अंदर इतना पैनिक आ गया, लोगों ने फटाफट अपने जितने भी शेयर्स हैं उठा के बेचने चालू कर दिए और उन्होंने जितनी भी उनकी सेविंग थी वो सारी सेविंग अपनी इस क्रैश में गवा दी। ये वो लोग थे जिन लोगों ने उधार पे शेयर लिए थे, जिन्होंने लिवरेज बहुत ज्यादा ली थी, उधार बहुत ज्यादा लिया था। और जैसे ही स्टॉक मार्केट क्रैश करा, इन लोगों के अंदर पैनिक आया तो 100 रुपए की चीज इन्होंने 50 रुपए 40 रुपए बेची। और इनका जबकि लोन कितना था, 100 रुपए था, तो तब भी ये 60 रुपए के शॉर्टफॉल में आ गए। बैंक फेल हो गए, बिजनेस क्लोज हो गए और लाखों जॉब खत्म हो गई। वो इसलिए खत्म हो गई, बैंक इसलिए फेल हो गए क्योंकि बैंकों से लोन ले रखे थे। अब जब शेयर के दाम, जैसे मैंने बताया, 100 का शेयर का दाम 40 का हो गया और जब 40 का बेचा तो बाकी जब 100 वापस करने थे वो 100 थे नहीं, 60 डिफॉल्ट हो गया। तो ऐसे बैंक फेल हो गए, बिजनेस क्लोज हो गए और बहुत सारी जॉब लॉस हो गई। आगे देखते हैं क्या हुआ था जरा। ये इसको इतना वर्स्ट क्यों बना दिया, ऐसे 1929 को इतना गलत, कितना मतलब डर के क्यों देखा जाता है। देखिए क्या हुआ था। देखिए पीपल रश टू टेक आउट मनी फ्रॉम बैंक। जैसे ही क्रैश हुआ तो लोगों ने कहा कि यार बैंकों में जो भी पैसा है अपना निकाल लो। और बैंकों के अंदर अगर एकदम से पैसा अगर आप सारे लोग निकाल लेना तो बैंक अपने आप ऑटोमेटिकली फेल हो जाते हैं। तो जैसे ही क्रैश हुआ लोगों के पास पैसे की शॉर्टेज हो गई, तो उनका जो रखा दुखा पैसा जो बैंक में था वो भी निकालने की कोशिश करी और बैंकों के पास भी देने के लिए पूरा पैसा नहीं था। तो जब बैंक जिनको पैसा देना था पूरा पैसा नहीं दे पाया तो वो भी फेल हो गए। फैक्ट्रीज फार्म्स ऑल्सो मेड टू मेनी गुड्स। फैक्ट्री ऑफ फार्म्स जो है उन लोगों ने बहुत सारे गुड्स बना रखे थे अमेरिका के अंदर, ठीक है, बट नो लॉन्गर हैड मनी टू बाय देम। लेकिन लोगों के पास इतना पैसा नहीं था कि वो पैसा से ये बाय कर सके। लेकिन मतलब क्या, सप्लाई ज्यादा थी और डिमांड नहीं थी। डिमांड क्यों नहीं थी, लोगों के पास पैसा नहीं था, तो इसीलिए उन प्रोडक्ट्स के दाम ड्रॉप हो गए। और जैसे ही ड्रॉप हुए उनके दाम, कंपनियां जो प्रॉफिट में थी वो लॉस में चली गई और वो शट डाउन होनी स्टार्ट हो गई। एक और भी कारण है सूखा। इस सूखे ने बैंड बजा दी थी और ये सूखा जो है बहुत भयंकर सूखा था। तीसरा, गवर्नमेंट ने कोई हेल्प नहीं करी, क्योंकि उस टाइम तक गवर्नमेंट इतनी डेवलप नहीं थी। जैसे आज के टाइम तो चलो अगर कोई दिक्कत आती है, रेट कट हो जाते हैं या फिर गवर्नमेंट किसी और तरह से हेल्प करती है, तो उस टाइम तक ऐसा कोई अरेंजमेंट नहीं था। तो गवर्नमेंट एट फर्स्ट डिडंट हेल्प। उन्होंने सोचा कि यार ये तो अपने आप ही फिक्स हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और ये 10 साल तक बैंड बची। और देखिए नो हेल्प फॉर द अनएम्प्लॉयड। देखो कोई हेल्प ही नहीं थी, लोग अनएम्प्लॉयड हो गए, ना किसी को अब अनएम्प्लॉयमेंट हो गए। तो लेकिन आजकल तो सरकार वहां पे भत्ता दे देती है, यूएस की गवर्नमेंट की भत्ता ले लो अनएम्प्लॉयमेंट, या फिर मेडिकल फैसिलिटी थी या पुअर को या एल्डर्स को। लेकिन यहां पे इस केस में उस टाइम पे ऐसा कुछ भी नहीं था, तो इससे कंडीशन और वर्स्ट हो गई। अच्छा, इसे फिक्स कैसे करा गया। ये जो क्राइसिस आया, शेयर मार्केट डूब गया, ठीक है, और ये लोगों की जॉब चली गई, बैंक दिवालिया हो गए और चीजें, ये कास्केडिंग इफेक्ट बन बन के काफी दिक्कत आ गई। ये इसे फिक्स कैसे करा। इसे फिक्स करा, प्रेसिडेंट ने कहा चलो भाई लोगों को जॉब दो, रोड बनवाओ, पार्क बनवाओ, स्कूल बनाओ, ठीक है, हेल्प करी फार्मर और बिजनेसमैन को, उनको लोन वगैरह दिए, सोशल सिक्योरिटी बढ़ा दी एल्डर्स और अनएम्प्लॉयमेंट को, ठीक है, उनको पेंशन वगैरह दी। नए रूल बनाए गए, ऐसे रूल्स बनाए गए कि बैंक्स बेचारे कोलैप्स ना कर जाए, ठीक है। तो ऐसे करके
इनको एक लर्निंग लेसन मिला कि 1929 से काफी एक लर्निंग भी मिली कि कभी इकोनॉमी चाहे तो उसे टूटने दे दे, और वही लर्निंग की वजह से आज ये जो फेड है या आरबीआई है रेट कट कर देते हैं, इसीलिए करते हैं कि मनी फ्लो बढ़ जाए इकोनॉमी में। अब ये कैसे हुआ, ये कैसे खत्म हुआ, ये जो स्लो डाउन था, ये द इकोनॉमी स्लो डाउन इंप्रूव्ड बट रियल एंड कम्स विद वर्ल्ड वॉर सेकेंड। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के अंदर देखिए, जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ तो यूएस के ऊपर बहुत सारी डिमांड आने लग गई, काफी वेपन्स की, पेन की सप्लाई, जो सब वॉर में हर चीज का इस्तेमाल होता, और यूएस एक मेन एक्सपोर्टर था। तो वहां के लोगों को बहुत रोजगार मिला, बहुत सारे कंपनियां वहां पे बनी, बहुत सारा प्रोडक्शन हुआ, और उन्होंने खूब सारा देश को वर्ल्ड वॉर 2 में बाकी देशों को माल बेचा, और उससे उन्होंने पैसा कमाया, और वो रिकवर कर पाए ग्रेट डिप्रेशन से। इसी वजह से काफी सारी जॉब्स बनी, और ये डिप्रेशन फाइनली एंड हो गया। देखिए ये मैटर क्यों करता है, व्हाई इट मैटर्स। इसने एक लेसन हमें सिखा दिया, इकोनॉमी के अंदर बैलेंस चाहिए और प्रोटेक्शन चाहिए। गवर्नमेंट को हमेशा समय पे आते आते ना हेल्प करनी पड़ेगी। अगर गवर्नमेंट हेल्प नहीं करेगी तो वो देश फेल हो सकता है और बहुत दिक्कत हो सकती है। और क्या करा, सोशल सिक्योरिटीज, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स और बैंक रूल्स आर स्टिल यूज टुडे। तो देखिए जो ये सोशल सिक्योरिटीज के ये लेके आए कि चलो यार लोगों को, एल्डरली लोगों को या अनएम्प्लॉयमेंट लोगों को कुछ थोड़ा बहुत पैसा दिया जाए, या बैंक के रूल सेट कर दिए, जो उस टाइम सेट करे थे वो आज भी यूज हो रहे हैं, इवन वर्ल्ड वाइड यूज हो रहे हैं, हमारी कंट्री भी यूज करती है। मतलब ऐसा हिस्ट्री में होता है, कोई ना कोई ऐसा इंसिडेंट होता है, उससे एक लर्निंग मिलती है, और उसके बाद फिर उसको देख के आगे फ्यूचर में वो चीज नहीं होती, और उसके बाद बहुत सारे वो आए मार्केट फॉल, लेकिन सिचुएशन इतनी खराब नहीं हुई। द ग्रेट डिप्रेशन हैड मेनी कॉजेज, नॉट जस्ट स्टॉक मार्केट। देखिए स्टॉक मार्केट सिर्फ एक ही कारण नहीं था, इसके अलावा बहुत सारे और कारण थे। देखिए अब मैं और देखता हूं इसके आगे, इसमें देखिए मोर रीजन फॉर ग्रेट डिप्रेशन, क्या क्या रीजन है। देखिए 1920 के अंदर रिच लोग बहुत कम थे, ठीक है, और पुअर लोग बहुत ज्यादा थे। रिच लोग ही फैंसी आइटम खरीद सकते थे, और पुअर लोग तो खरीद नहीं सकते थे, ठीक है। मोस्ट पीपल डोंट हैव अर्न मनी टू बाय कार, हाउस, क्लोथ, सो फैक्ट्रीज हैड फ्यूअर कस्टमर। अरे जब काफी ग्राहक ही कम होंगे तो जो फैक्ट्रीज जो प्रोडक्शन कर रही है उसे खरीदेगा कौन। तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इनकम हो, सबके पास पैसा हो, तो फिर भाई सब लोग खरीद सकते हैं सारा सामान, और जब सामान खरीदा जाएगा तो कंपनी सामान बनाएगी, वो कंपनियां प्रॉफिट बनाएगी, और इकोनॉमी का चक्का चलेगा। इसीलिए कहते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इवनली होना चाहिए, ऐसा नहीं कुछ लोगों के हाथ में ही सारा पैसा हो देश का। When companies couldn't sell product, देखिए अगर कंपनी सेल प्रोडक्ट नहीं कर पाएगी तो जाहिर सी बात है अपने शट डाउन कर देगी, फायर कर देगी वर्करों को, और जिससे प्रॉब्लम और ज्यादा दिक्कत में आ जाएगी। आगे बात करते हैं वीकनेस इन फार्मिंग। देखिए ग्रेट डिप्रेशन से पहले क्या था, फार्मर्स वर इन ट्रबल, उससे पहले भी ट्रबल में थे। अब क्या हुआ जी, दे हैड टेकन लोन फ्रॉम बाय इक्विपमेंट। भाई उन्होंने अपने, भाई इन किसानों को जो ना यूएस की बात कर रहे हैं कि इन्होंने क्या कर रखा था, लोन ले रखा था इक्विपमेंट बाय करने के लिए वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर। अब वर्ल्ड वॉर 1 कब से हुआ था, 1914 से 1918 के अंदर, मतलब ग्रेट डिप्रेशन से पहले। आफ्टर द वॉर के बाद फूड प्राइस ड्रॉप हो गए, दे कुडंट रीपे देयर लोन्स। अब क्या हुआ जी, इनके जो भी ये प्रोडक्ट्स बना रहे थे, फार्मर्स बना रहे थे, गेहूं चावल, इनके प्राइस ड्रॉप हो गए, और बेचारे वो इतने कम प्राइस हो गए कि वो जितनी लागत आ रही है 10 रुपए, माल बेच रहे हैं 6 रुपए में, तो इन लोगों को प्रॉफिट नहीं बन रहा था। तो इससे क्या हुआ, वो अपने लोन नहीं रे कर पाते, तो फार्मर की हालत उस टाइम अच्छी थी नहीं। अब देखिए, और काफी सारे फार्मर ने लॉस कर दिया अपनी लैंड इन चक्कर के अंदर, और आपको पता ही है जो आया सूखा आया, इस सूखे ने और बैंड बजा दी। दूसरी बात करते हैं क्या, कि बैंकिंग सिस्टम की हालत वैसे ही खराब थी। बैंक एट दैट टाइम डिड नॉट हैव स्ट्रॉन्ग रूल्स। देखो उस टाइम कोई स्ट्रॉन्ग रूल तो थे नहीं बैंकों के, और बैंक इसलिए दिवालिया हो जाया करते थे। आज के टाइम तो सारे अच्छे स्ट्रॉन्ग रूल से बैंक को प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश करती है, जैसे कि यस बैंक दिवालिया हो गया, या फिर कोई और बैंक हमारे यहाँ कोशिश करते ना, तो वहां पे भी अगर पहले यूएस से पहले ऐसा कुछ नहीं था, तो उन्होंने बाद में रिसेशन के बाद ही करा, 1929 के बाद।
पीपल्स के जो जितने भी बैंक डूबते हैं तो लोगों की सेविंग डूबती है, ठीक है। और क्योंकि देखो पीपल जो सेव करता है वो जनरली कहां सेव करता था उस टाइम, वो रिस्की बेट में स्टॉक मार्केट में करता था, और जैसे ही स्टॉक मार्केट कोलैप्स करती थी वैसे ही बैंक भी कोलैप्स कर जाया करते थे, क्योंकि लोन लेके जाया करते थे उससे बैंक से वो। व्हेन मार्केट क्रैश बैंक हैड नो मनी लेफ्ट। तो जाहिर सी बात है जैसे ही मार्केट को, अब तो मार्केट को इतना क्रैश होने नहीं देते हैं, आरबीआई उनके सेबी है वहां की, या वहां की भी जो अथॉरिटीज है आजकल ये सब कंट्रोल करके रखती है, लेकिन उस टाइम ऐसा कुछ था नहीं। जैसे ही मार्केट क्रैश होती है लोग रोकते हैं, सर्किट लगाने की कोशिश करते हैं इस टाइम तो। लेकिन अगर मार्केट धड़ाधड़ क्रैश करनी शुरू हो जाए ना तो सबसे पहले तो बैंक ही डूबती है, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं होता है, ठीक है। थाउजेंड्स ऑफ बैंक क्लोज्ड एंड मिलियंस लॉस्ट देयर लाइव्स। ये उस टाइम की बात बता रहे हैं कि बैंक का सिस्टम अच्छा नहीं था, तो भाई बैंक भी क्लोज हुए और लोगों की लाइफ सेविंग भी खत्म हुई उस टाइम, ठीक है। अच्छा, एक और बहुत मेजर इंपॉर्टेंट कारण था ये वाला, हाई टैरिफ एंड लेस ग्लोबल ट्रेड। देखिए ये जो है ना, कहा था ना, बीच में आ रहे थे, ये ट्रंप ने टैरिफ लगाया था, सबके ऊपर टैरिफ उठा के लगा दिया था, और कह रहे थे कि 1930 वाला ग्रेट डिप्रेशन आ गया है। वो इसलिए क्या कहा गया था, क्योंकि यूएस ने 1929 में क्या करा था, उसने दे मेड इट मोर एक्सपेंसिव टू बाय थिंग्स फ्रॉम अदर कंट्री। मतलब उसने बाकी सब कंट्रियों पे इंपोर्ट टैक्स लगा दिया, जैसे आज ट्रंप ने लगाया था, और बाकी कंट्रियों ने भी गुस्सा के कह दिया चलो तू टैरिफ लगा रहा है हम भी टैरिफ लगा रहे हैं। तो क्या हुआ, तो वहां के जो थे लोगों ने अमेरिका से सामान बाय करना बंद कर दिया, और इसी के कारण ये एक कारण ये भी था कि ग्रेट डिप्रेशन का। तो अमेरिका अपना माल जो वर्ल्ड वाइड सब में बेच रहा था वो बेच नहीं पा रहा था, क्योंकि उसने टैरिफ लगा दिया। अब उसने टैरिफ लगाया तो लोगों ने मतलब बाकी कंट्रियों ने रिटेलिएट करके उन्होंने टैरिफ लगा दिया, तो एक दूसरे के भाव बहुत महंगे हो गए, और कॉरपोरेशन कंपनीज प्रॉफिट नहीं कमा पाई, और इतना टैरिफ लगने की वजह से बेचारे क्या हुआ, ये ग्रेट डिप्रेशन का एक और बन गया। जैसे कि इस टाइम पे आप देख रहे हैं चाइना ने टैरिफ लगा दिया, ठीक है, इंडिया ने टैरिफ लगा दिया, बाकी सारी कंट्रियों ने एक साथ टैरिफ लगा दिया। अब रिटेलिएशन हो रहा है, देखिए यूएस ने पहले कहा कि सब पे टैरिफ लग जाएगा तो अब चाइना अब बात कर रहे हैं ना, देखो ट्रम्प कैसे बात कर रहे हैं कि चलो कम करते हैं, पता है उसे यूएस को, अगर उसने बात नहीं करी तो ये ग्रेट डिप्रेशन अल्टीमेटली इफेक्ट कहां पे आएगा, यूएस में ही आएगा, और यूएस के लोगों को महंगा खरीदना पड़ेगा। तो सेम सिनेरियो था 1929 में, हाई टैरिफ और लेस ग्लोबल ट्रेड। यूएस ने लगाया इंपोर्ट पर, अपने खूब सारा टैक्स बढ़ा दिया, तो इसके रिटेलिएशन में बाकी कंट्रियों ने भी उठा के भाई तूने लगा रहा है हम भी अपना इंपोर्ट टैक्स बढ़ा रहे हैं, तो ऐसे ग्लोबल ट्रेड कम हो गया और कॉर्पोरेशन ने प्रॉफिट कमाना कम कर दिया, और जो महंगा हो गया सामान वो किसकी कमर टूटी, अल्टीमेट कंज्यूमर की कमर टूटी, और फैक्ट्रीज वगैरह बंद हुई। इसका इफेक्ट किस पे हुआ, काम धंधा करने वालों के ऊपर ही। अच्छा, ये तो मैंने आपको बता दिया। अब इसका अब सेफ्टी नेट तो इन लोगों ने उस टाइम ही तैयार कर दिया था। उस टाइम क्या, देखिए आज के टाइम पे से जॉब लॉस जो आती है यूएस के अंदर, तो इंप्लॉयमेंट मनी दे देते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट मनी दे देते हैं, और अगर बैंक के अंदर पैसा है भाई कोई बात नहीं, बैंक डूबती है तो उसका इंश्योरेंस होता है। तो पहले ऐसे कुछ प्रोग्राम थे नहीं, तो इसीलिए ये भी इन्होंने तब से ही सीखा ग्रेट डिप्रेशन के बाद कि बैंक को बचाना है और अनएम्प्लॉयमेंट को कंट्रोल में करना है, और अनएम्प्लॉयमेंट है तो किसी को भत्ता देना है। जैसे कोविड के अंदर इन लोगों ने खूब पैसा बांटा, नहीं तो इकोनॉमी क्रैश कर जाती। यूएस वालों ने फ्री में डॉलर दिए। तो अगर मैं कहूं कि सारा चेन रिएक्शन था, क्या चेन रिएक्शन था, लोगों की जॉब गई, उन्होंने सामान खरीदना बंद करा, भाई बिजनेस ही खत्म हो गए। जब कस्टमर ही नहीं होंगे खरीदने वाले तो बिजनेस खत्म हो गए। अच्छा, अब बैंक भी फेल हो गए, क्योंकि कोई सेविंग नहीं थी, सारा उठा के स्टॉक मार्केट में लगा रखा था, स्टॉक मार्केट में पैसा डूब गया। फार्मर फेल हो गए, क्योंकि उनको जो उनके फूड के प्राइस थे वो मिल नहीं रहे थे। तो ये सारा सब कुछ है, और उस टाइम पे गवर्नमेंट कोई हेल्प करती नहीं थी। तो ये सारे कारण मिलाए जाएं तो ग्रेट डिप्रेशन का कारण बन रहे थे। सो इवन दो स्टॉक मार्केट क्रैश स्टार्टेड, द ओनली प्रॉब्लम मेड इट लॉन्ग एंड पेनफुल डिप्रेशन। So even though the stock market crash started it, the other problem made it strong. माना उस टाइम स्टॉक मार्केट क्रैश करा था, लेकिन स्टॉक मार्केट क्रैश होने के बावजूद बाकी और कारण ने उसे और लंबा खींच दिया, जो मैंने आपको बताए थे ऊपर जो बताए हैं। आगे बात करते हैं जरा। अब देखिए, अच्छा ये अब
1929 से पहले कोई कंडीशन इतनी खराब थी नहीं, वॉल स्ट्रीट लगभग बिजी रहता, ठीक ठाक रहता था। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ग्रेट डिप्रेशन में भी कुछ कंपनियों ने अच्छा परफॉर्म करा। कौन सी? ग्रोसरीज कंपनी में, जहां पे जो बेसिक जो चीजें हैं कि इंसान चाहे खाने वाली चीजें, जरूरत वाली चीजें, भाई वो तो उसे चाहिए ही चाहिए, अगर वो चीजें नहीं मिलेगी तो भाई इंसान रह ही नहीं सकता। वो वाली कंपनी ने अच्छा पैसा कमाया ग्रेट डिप्रेशन के अंदर। अब जैसे कि ये वाली AT&T करके जो कंपनी है वो, और जैसे अब रेल रोड डोमिनेंट थी उस टाइम। ठीक है, ऑयल स्टील डोमिनेंट थी 1929 के अंदर, और सेफ और रेगुलर डिविडेंड मिलता था। लेकिन क्रैश के बाद क्या हुआ? क्रैश के बाद रेल रोड कंपनी भाई रिकवर नहीं कर पाई। ठीक है, अब लेकिन कौन कौन सी कंपनी रह गई? लेकिन ग्रोसरी वाली टाइप की कंपनी, ये कंपनी रह गई। ठीक है, ऑटो इंडस्ट्री थोड़ा सा उसके बाद आगे थोड़ा सा चल पाई। ठीक है, अब गाड़ियों में कहें तो प्राइवेट मतलब गाड़ियों ने भी अच्छा परफॉर्म करा। तो मतलब ये भी कहते हैं कि भाई ऐसा नहीं है कि हमेशा एक सेक्टर हमेशा फ्लेवर में रहता है। आज यूएस में गाड़ियां वाड़ियां उस टाइम का अच्छा था, लेकिन आज के टाइम तो टेक चल रहा है। एनवीडिया है, गूगल है, मेटा है, ये है किंग वहां के, एप्पल है। एक टाइम पे ये सब कंपनियां थी नहीं। तो समय के साथ चीजें चेंज होती रहती हैं। अब देखिए, अब जैसे ये ग्रोसरी ब्रांड है। ठीक है, अभी ग्रोसरी ब्रांड था, अब जब आपको पता है 1929 में इतना बड़ा क्राइसिस आ गया तो ये ग्रोसरी वगैरह ब्रांड वाले चले वहां पे। ठीक है, और इवन जो उस टाइम स्मॉल कंपनी थी, जो रिलायबल कंपनी थी IBM जैसी, आज वो जाइंट बन गई। अच्छा, ये बात भी सच है कि काफी सारे इन्वेस्टर जो है 1929 में सब कुछ खो बैठे थे। ठीक है, उन्होंने स्टॉक बाय करे थे उधार के पैसे से, और जब स्टॉक के प्राइस ही डाउन हो गए, क्रैश हो गए, तो उन्हें लोन तो चुकाना था, लोन थोड़ा कम होता है, तो वो दिवालिया हो गए। लोगों को लगता था कि 1929 का क्रैश लॉन्ग लास्टिंग फियर, उन्हें लगता कि भैया ये अब जो है स्टॉक मार्केट में कुछ रखा नहीं है। पीपल वरीड डेकेड्स दैट अनदर क्रैश वुड डिस्ट्रॉय देयर सेविंग। उन्हें लगता था कि यार ये ऐसे क्रैश अगर दोबारा आए तो इस वजह से ये इतना भयंकर था, लोगों ने उसके बाद स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना बंद कर दिया। लेकिन सच बात यह है कि अगर क्रैश के दौरान भी अच्छी कंपनी थी, हर क्रैश में अच्छी कंपनी होती है, अगर उसको सही तरह से समझ के अगर इन्वेस्ट करा जाए तो उस टाइम अगर आप बच गए तो आप एक अच्छा पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, क्रैश हैपन अगेन, देखिए 87 और इन सब सालों में क्रैश हुआ और वो बाउंस बैक भी करा। और देखिए क्रैशेस आर ऑफ ऑन गुड बाइंग अपॉर्चुनिटीज बिकॉज स्टॉक प्राइस ड्रॉप। सच बात तो ये, अगर क्रैश आते हैं तो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है, और उसी के अंदर शेयर परचेज करे जाएं अच्छी कंपनी के, तो वाकई आपकी किस्मत बदल भी सकती है। लेकिन ये बहुत टफ होता है कि कौन सा खरीदें, उस टाइम डर जाता है इंसान बहुत ज्यादा। अच्छा, ग्रेट लर्निंग क्या है इसके अंदर ग्रेट डिप्रेशन की? इट इज मोर अबाउट द ग्लोबल स्लो डाउन, गवर्नमेंट मिस्टेक लाइक रिड्यूसिंग मनी सप्लाई। देखिए जो ग्रेट डिप्रेशन था ये गवर्नमेंट का फेलियर था उस टाइम, क्योंकि गवर्नमेंट को पता नहीं था उस तरह की सिचुएशन को कैसे डील करा जाए। आज तो फेड रेट कम कर देता है, RBI रेट कम करता है, मनी सप्लाई बढ़ा देता है, तो एकदम से इकोनॉमी का चक्का चालू हो जाता है। लेकिन उस टाइम नहीं पता था, और उस टाइम जॉब लॉस्ट हो जाया करती थी और चीजें वर्स्ट हो जाया करती थी। लेकिन ये सब चीजें गवर्नमेंट ने सीखी ओवर द टाइम, और आज इतने बड़े क्रैश होते नहीं है। गवर्नमेंट जल्दी आती है और इन सब चीजों को स्टॉप करती है। आगे बात करते हैं। इवन दो पीपल फियर द स्टॉक वुड बी वर्थलेस, मोर स्टॉक सर्वाइव्ड एंड रिकवर्ड लेटर। भाई जिसने उस टाइम पैसा लगाया था ना, जिसके पास बचा, जिसके पास बहुत ही हैंडफुल लोग होंगे, तो उन्होंने बहुत अच्छा पैसा कमाया। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। नॉट ऑल कंपनी सफर्ड ड्यूरिंग डिप्रेशन। देखिए सारी कंपनी नहीं मरी थी उसके अंदर। कौन सी बच गई थी? ग्रोसरीज वाली, एसेंशियल आइटम वाली इस कंपनियां चली गई थी, जैसे A&T कंपनी, ठीक है ना, और जो भी खाना वाने वाली कंपनी थी तो वो तो बच गई थी, बाकी और कंपनियों की बैंड जनरली बच गई थी। और आगे चलते हैं। इसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 आया, और वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर जब यूएस के अंदर डिमांड ज्यादा बढ़ गई तो ये ग्रेट डिप्रेशन भी खत्म हो गया था। ठीक है, और जब वॉर के बाद जब ये मिलिट्री इनकी वापस आई अपने देश के अंदर, उन्होंने जम के खरीदारी करी, नए नए प्रोडक्ट का आविष्कार हुआ, और इनकी इकोनॉमी फिर से बहुत जबरदस्त बन गई। और वर्ल्ड वॉर 2 में तो इन्होंने दुनिया को बेचा था, हथियार बेचे, सब कुछ बेचा, बाकी सारे देशों की बैंड बजी थी, और यूएस ऐसी कंट्री थी जो बहुत ही अच्छा
निकल के आया। और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद लोगों की हैबिट भी चेंज हो गई थी, जैसे कि क्या, वैक्यूम क्लीनर, वॉशिंग मशीन ने किसकी जगह ले ली, जैसे कि क्लीनिंग टूल्स, इनकी जगह, ठीक है, प्रोसेसर, मतलब जो भी जो अब आप क्या एडवांस प्रोडक्ट लोगों ने पसंद करे, लोग होटल में जाना पसंद करने लग गया, मोटल में जाना पसंद कर दिया, बच्चों को हॉलिडे इन में जाना अच्छा लगता था, मैकडी में जाना, तो लोगों का माइंडसेट भी चेंज हो गया और उससे खर्च करना ज्यादा स्टार्ट हो गया। और किसी भी इकोनॉमी में अगर खर्च ज्यादा होता है तो वो इकोनॉमी बहुत अच्छा करती है। यूएस आज इकोनॉमी इतनी अच्छी क्यों है, क्योंकि वहां की स्पेंडिंग ज्यादा है, वहां के लोग खर्च बहुत ज्यादा करते हैं। आफ्टर वॉर न्यू कंपनीज वर क्रिएटेड क्विकली बट मोर पीपल स्टेड अवे फ्रॉम द, लेकिन उस टाइम लोगों ने वहां पे अब देखिए ग्रेट डिप्रेशन के बाद, वॉर के बाद बहुत सारी कंपनियां आई, लेकिन लोग उनसे डर के रहे, और लोग डर के रहे, और लोगों ने क्या करा, लोगों ने क्या करा, उनके अंदर कहा यार ये क्रैश हो जाएगा यार, इसमें शेयर में पैसे लगाए, लेकिन जिन लोगों ने उस टाइम पैसे लगाए उन्होंने पैसा भी अच्छा बनाया। अच्छा देखते हैं क्या हुआ था 1950, अच्छा 1952 में 4.5% पॉपुलेशन इन्वेस्ट करती थी, 62 में 10%, 70 में 15%, तो ये इस तरह से पॉपुलेशन देखिए, मतलब उस अब तो खैर काफी लोग इन्वेस्ट करते हैं यूएस में, तो आज ही इंडिया की तरह देखो, इंडिया में भी कोई इतने ही लोग कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं। और देखिए जैसे जैसे इन्वेस्टर बढ़ जाते हैं ना भाई, ये समझ लो कि स्टॉक के प्राइस जो है ना आसमान छूने लग जाते हैं, और वो एक बबल क्रिएट होना चालू हो जाता है, क्योंकि लोग ज्यादा खरीदने वाले हैं, स्टॉक कम है, तो उस केस में बड़ी रिस्की पोजीशन रहती है। विद टू मेनी बायर प्राइस रोज हाई। 70 में स्टॉक ओवर प्राइस हो गए थे यूएस के अंदर, पीपल वर पेइंग टू मच, ज्यादा पे कर रहे थे, और यही केस में बचना चाहिए जहां पे ओवर प्राइस हो भाई। ओवर प्राइस किसी भी शेयर का लेने में बहुत दिक्कत है, क्योंकि अगर वो क्रैश करा, अगर अपने नॉर्मल प्राइस पे आया वो, तो भाई उसमें पैसा नहीं बनता। इसे कहते हैं मतलब क्या, कि आप जो है मार्केट के टॉप पे जाके लेते हैं, तो भाई वो तो दिक्कत वाला कहानी है। फॉर मेनी टाइम्स द मार्केट ड्रॉप टू करेक्ट हाई, व्हेन दिस हैपन पैनिक्ड इन्वेस्टर्स सेट ऑल द लॉस। देखो जब भी मार्केट जो है ना, जब बिल्कुल हाई पे जाके आज निफ्टी हमारा 25,000 पे, मान लो 30,000 हो जाओ, 30,000 पे शेयर लूंगा मैं, और वो करेक्शन आगे फिर से 27,000 रहेगा, तो भाई मैं तो कब पैसा नहीं कमा पाऊंगा। स्टॉक मार्केट का तो भाई सीधा सीधा एक ही फंडा है, सस्ते मिलो महंगे बेचो। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में। नमस्कार, बाय। अच्छा लगा तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करें, थैंक यू, कमेंट करें।